स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में कौन सा देश भोजन के लिए हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? विकल्प ए नाइजर, विकल्प बी रवांडा, विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका या विकल्प डी जिम्बाब्वे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हालिया खबरों के अनुसार जिम्बाब्वे सूखे से भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है। बता दें कि इससे पहले अफ्रीकी देश नामीबिया द्वारा 83 हाथियों को मारने और सूखे से प्रभावित लोगों में मांस वितरित करने का निर्णय लिया गया था। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। यह एलिफेंटिडी कुल और प्रोबोसिडिया गण का प्राणी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में भी हाथी सम्मिलित है। एशियाई हाथी लुप्तप्राय अर्थात इंडेंजर्ड, अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में सम्मिलित है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। रापा नुई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे ईस्टर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है यह एक छोटा त्रिकोणीय आकार का ज्वालामुखी द्वीप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। प्रसिद्ध रापा नुई द्वीप में कभी भी विनाशकारी जनसंख्या पतन नहीं हुआ। इस सुदूर द्वीप के 15 पूर्व निवासियों के प्राचीन DNA के विश्लेषण से सामने आई है। रापा नुई जिसे ईस्टर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अतः कथन एक सही है। यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में चिली का एक आश्रित क्षेत्र है। यह चिली के पश्चिम में लगभग 3540 किलोमीटर तथा पिटकेर्न द्वीप के पूर्व में लगभग 1900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा त्रिकोणीय आकार का ज्वालामुखी द्वीप है। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 42 किलोमीटर है। अतः कथन दो सही है। गौरतलब है कि यूनेस्को ने 22 मार्च 1996 को ईस्टर द्वीप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। बता दें कि इस द्वीप के प्रमुख भागों को रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कृष्णा नदी इस अभयारण्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तथा गांधी सागर बांध अभयारण्य के भीतर स्थित है। दूसरा कथन है इसके पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता इसकी चट्टानी भूमि और उथली ऊपरी मिट्टी है जो सवाना पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आइए अब जानते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। चंबल नदी अभयारण्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। गांधी सागर बांध अभयारण्य के भीतर स्थित है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसका पारिस्थितिकी तंत्र इसकी चट्टानी भूमि और उथली ऊपरी मिट्टी की विशेषता है जो सवाना पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, अतः कथन दो सही है। केन्या के मसाई मारा से इस अभयारण्य की समानता जो अपने सवाना और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है इसे चीतों के लिए आदर्श बनाती है। अगला प्रश्न है पेंटानल वेटलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पेंटानल का लगभग 80% भाग ब्राजील में तथा शेष भाग बोलीविया और पैराग्वे में स्थित है। दूसरा कथन है आमतौर पर बाढ़ग्रस्त रहने वाले पेंटानल में हाल ही में भयंकर सूखा पड़ा है जिसे वैज्ञानिक वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं। तीसरा कथन है यह आर्द्र भूमि विश्व के सबसे बड़े तोते, काइमन की सर्वाधिक संख्या तथा विशाल उद्बिलाव सहित संकटग्रस्त वन्य जीवों का आवास है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल तीन या विकल्प डी एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आइए अब जानते हैं पेंटानल वेटलैंड के बारे में। पेंटानल का लगभग 80% हिस्सा ब्राजील में है जबकि बाकी हिस्सा बोलीविया और पैराग्वे में है, अतः कथन एक सही है। आमतौर पर वर्ष के अधिकांश समय बाढ़ से घिरे रहने वाले पेंटानल में हाल के वर्षों में भयंकर सूखे की स्थिति बनी हुई है जिसे वैज्ञानिकों ने वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है, अतः कथन दो सही है। यह आर्द्रभूमि विश्व के सबसे बड़े तोते काइमन की सर्वाधिक संख्या और विशाल उद्बिलाव सहित खतरे में पड़े वन्य जीवों का घर है, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस संधि पर 19 सितंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है यह संधि
सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है जिसमें सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई है। बता दें कि इस मांग का उद्देश्य जनसांख्यिकी में परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी और लगातार सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव आदि से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। आइए अब जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अतः कथन एक सही है। यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। अतः कथन 2 सही है। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जबकि 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, हो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। दूसरा कथन है, इसे वारंगक्षित लिपि भी कहा जाता है। तीसरा कथन है, यह भाषा ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम के हो, मुंडा, कोल्हा और कोल आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। हाल ही में हो समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के उद्देश्य से मुलाकात की है। आइए अब जानते हैं हो भाषा के बारे में। यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। अतः कथन एक सही है। यह एक विशेष रूप से डिजाइन की गई लिपि है जिसे वारंगक्षित लिपि कहा जाता है। अतः कथन 2 सही है। इस भाषा को सीखने के लिए रोमन, देवनागरी और वारंगक्षित लिपियों का उपयोग किया जाता है। यह भाषा ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम के हो, मुंडा, कोल्हा और कोल आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा कथन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आइए अब जानते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अतः कथन एक सही है। बता दें कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी सम्मिलित हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक प्रगतिशील न्यूरो डीजेनरेटिव विकार है। दूसरा कथन है, यह रोग मुख्य रूप से हृदय को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को अल्जाइमर के प्रति जागरूक करना है। आइए अब जानते हैं अल्जाइमर रोग के बारे में। यह एक प्रगतिशील न्यूरो डीजेनरेटिव विकार है। अतः कथन एक सही है। यह रोग मुख्यतः मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
इसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि, व्यवहार में परिवर्तन, बोलने या लिखने में समस्या, मनोदशा और व्यक्तित्व में परिवर्तन, समय स्थान के बारे में भ्रम आदि होता है। यह रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है जो मनोभ्रंश के 60 से 80% मामलों के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे असुर राजा महाबली की घर वापसी के स्मरण में मनाया जाता है। दूसरा कथन है, यह अधम से शुरू होकर थिरुवोडम पर समाप्त होता है। तीसरा कथन है, पुक्कलम, वल्लमकाली, पुलिकली और कुम्मट्टिकाली इस उत्सव की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस त्योहार का वर्णन किया गया है? विकल्प ए बिहू, विकल्प बी ओणम, विकल्प सी मकर संक्रांति या विकल्प डी पोंगल। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो असुर राजा महाबली की घर वापसी के स्मरण में मनाया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि में योगदान दिया था। यह मलयालम कैलेंडर के पहले महीने कोल्लावर्षम चिंगम के दौरान होता है। 10 दिवसीय यह त्योहार अथम ओणम का पहला दिन से शुरू होता है और थिरुवोडम पर समाप्त होता है। इसके प्रमुख समारोहों में पुक्कलम फूलों की रंगोली के निर्माण के साथ साथ विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठान जैसे वल्लमकाली, नाव दौड़, पुलिकली, बाघ नृत्य, कुम्मट्टिकाली, मुखौटा नृत्य और ओनाथल्लू मार्शल आर्ट शामिल हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एफडीआई अल्पकालिक प्रवाह और यह केवल धारकों के बीच स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाता है तथा इससे देश के सकल स्थिर पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा कथन है, एफपीआई प्रवाह विशेष रूप से ग्रीनफील्ड प्रकार का से संबंधित देश में सकल स्थिर पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है तथा इससे आय एवं रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए। एफपीआई अल्पकालिक प्रवाह है और यह केवल धारकों के बीच स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाता है तथा इससे देश के सकल स्थिर पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं होती है, अतः कथन एक सही नहीं है। एफडीआई प्रवाह विशेष रूप से ग्रीनफील्ड प्रकार का से संबंधित देश में सकल स्थिर पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है, अतः कथन दो सही नहीं है। इससे आय एवं रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने वर्ष 1991 के बाद से अपनी एफडीआई नीति को उत्तरोत्तर उदार बनाया है तथा अधिकांश क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोल दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत को वैश्विक कर घटनाक्रमों विशेषकर सीमा पार लेन देन से संबंधित घटनाक्रमों के प्रति सजग रहना चाहिए। दूसरा कथन है, भारत का कर जीडीपी अनुपात 10 से 11% है जो वैश्विक औसत से काफी कम है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, लेकिन कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, लेकिन कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, या विकल्प डी कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत को वैश्विक कर विकास विशेष रूप से सीमा पार लेन देन से संबंधित घटनाक्रमों के प्रति सजग रहना चाहिए, अतः कथन एक सही है। भारत का कर से जीडीपी अनुपात 10 से 11% है जो वैश्विक औसत से काफी कम है, अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? विकल्प ए विश्व आर्थिक मंच, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी संयुक्त राष्ट्र या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।